हेलो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे 16 महाजनपदों के शासक जितने भी थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो आपको जवाब देना है, कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? जो वज्जी संघ था उसकी राजधानी क्या थी? तो ये थी उसकी राजधानी वैशाली। तो वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली। आगे चलते हैं। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। आगे चलते हैं। चंडप्रद्योत महासेन का संबंध किस जनपद से था? तो चंडप्रद्योत महासेन का संबंध किस जनपद से था? तो ये था अवंती से। ठीक है, अवंती से किसका संबंध है? चंडप्रद्योत महासेन का। नाम अटपटा है, 2-4 बार आप बोलोगे तो उच्चारण सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार का शक्तिशाली शासक कौन था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंधार का शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था प्रसेनजीत। आगे चलते हैं। बिंबिसार कहाँ का शासक था? बिंबिसार कहाँ का शासक था? तो इसका जवाब होगा मगध का। बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध का। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी राजगृह। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। और दूसरी राजधानी क्या बनाई फिर उन्होंने? पाटलिपुत्र, जो इसके आगे चलकर बनती है। आगे चलते हैं। बिंबिसार ने निम्न में से किस राजकुमारी के साथ विवाह कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया? तो ये थी कौशल देवी, चेलना और केशव माँ। ठीक है, तो कौशल देवी, चेलना और केशमा अलग अलग रानियों से विवाह कर इन्होंने अलग अलग क्षेत्र पर क्या करा? अपने राजनीतिक संबंध बनाए थे और मजबूत करे थे अपने राजनीतिक संबंधों को। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंबिसार की कौन सी रानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी? हमें बताना है बिंदुसार की कौन सी रानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी? तो चेलना रानी थी, वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। आगे चलते हैं। अजातशत्रु का निम्न में से किस राज्य के साथ लंबे समय तक संघर्ष चला? अजातशत्रु था, उसका किस राज्य के साथ लंबे समय तक संघर्ष चला, मतलब युद्ध वगैरह चला था? तो इसका आंसर है कौशल से। आगे चलते हैं। मगध एवं कौशल राज्य में निम्न में से किस प्रदेश के कारण एक लंबा संघर्ष चला? मगध और कौशल राज्यों में निम्न में से किस प्रदेश के कारण एक लंबा संघर्ष चला? मतलब मगध और कौशल क्यों लड़ रहे थे किसी दूसरे राज्य के लिए? तो वो राज्य कौन था? तो वो राज्य था काशी। और काशी के लिए मगध और कौशल दोनों ही रक्तपान करते रहते थे। आगे चलते हैं। अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में कितना समय लगा? अजातशत्रु को वैशाली को नष्ट करने में, वैशाली क्या है? महाजनपद था। ठीक है, को नष्ट करने में कितना समय लगा? तो 16 वर्ष लगे वैशाली को नष्ट करने में। आगे चलते हैं। नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? नंदवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था महापद्मनंद। आगे चलते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नंदवंश का अंतिम शासक था घनानंद। आगे चलते हैं। मगध साम्राज्य की शक्तिशाली होने का क्या कारण था? मगध सबसे ज़्यादा 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो उसका क्या कारण था? उसका कारण था वहाँ पर शक्तिशाली सेना और लोहे के विशाल भंडार और भौगोलिक स्थिति, जो वहाँ पर कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती थी। आगे चलते हैं। किसे मौर्य युग का स्रोत माना जाता है? किसे मौर्य युग का स्रोत माना जाता है? तो ये था इंडिका को। इंडिका को मौर्य युग का स्रोत माना जाता है।
और मुद्रा राक्षस को और अर्थशास्त्र को। ये तीनों ही बुक जो है मौर्य युग के काल के समय की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी राजदूत था। ये कौन था? एक यूनानी राजदूत था। आगे चलते हैं। किस यूनानी शासक ने मेगनेस्त को एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? ठीक है, तो इससे आपको क्या ज्ञान मिलता है कि मेगनेस्थनीज किसके समय पर आया था? चंद्रगुप्त के समय पर आया था। तो उसे भेजा किसने था? उसका आंसर है सेल्यूकस निकोटस ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य कब सिंहासन पर बैठा था? तो ये बैठा था 321 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी हमारी राजगृह। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर कब विजय प्राप्त की? विजय की थी 322 ईसा पूर्व। मतलब राजगद्दी में बैठने से पहले इसने पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? वो थी मगध की विजय। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 305 ईसा पूर्व में। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटस से निम्न में से कौन सा प्रदेश प्राप्त किया? तो जब उनके बीच में युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया तो उसने कौन सा प्रदेश प्राप्त किया? वो किया उसने गंधार को, जो कि पश्चिम एरिया की तरफ हमारे पड़ता है। आगे चलते हैं। और बलूचिस्तान भी उसी एरिया में पड़ता है और काबुल भी। ठीक है, तो 3 क्षेत्र उसने अपने अधिकृत कर लिए। ठीक है, ये सारे के सारे तीनों कहाँ पर? हमारे पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ स्थित हैं। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु बतानी है कब हुई थी? तो ये हुई थी 298 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठा? बिंदुसार मगध के सिंहासन पर कब बैठा? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आगे चलते हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 पूर्व में हुआ था। और इसे लड़ा किसने था? इसे बिंदुसार के पुत्र अशोक ने लड़ा था। अशोक के समय मौर्य समाज कितने प्रांतों में विभाजित था? अशोक के समय मौर्य समाज कितने प्रांतों में विभाजित था? तो उस समय 5 प्रांतों में विभाजित था। यहाँ मौर्य समाज की बात की गई है। ठीक है, अशोक ने किसे कलिंग की राजधानी घोषित किया? अशोक ने किसे कलिंग की राजधानी घोषित किया था? तो वो किया था तोसली को। मौर्य शासन काल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? मौर्य शासन काल में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था कुमार। आगे चलते हैं। मौर्य काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था ग्रामीणी। तो मौर्य काल का गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। आगे चलते हैं। मौर्य काल में किसानों से ली जाने वाली भू राजस्व की दर क्या थी? तो उस समय जब मौर्य काल चल रहा था उस समय भू राजस्व दर क्या थी? तो वो थी 1/6 से 1/4 भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने धम्म का प्रचलन क्यों किया? अशोक ने धम्म का प्रचलन क्यों किया? मौर्य समाज की एकता के लिए। ठीक है, तो मौर्य समाज की एकता के लिए धम्म का प्रचार अशोक ने किया था।
अशोक ने धर्म का प्रचार के लिए कौन विशेष अधिकारी नियुक्त किए? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कौन विशेष अधिकारी नियुक्त किए? तो ये कहते धर्मपाल को, सॉरी धर्म महामात्र को। आगे चलते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन कब किया गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म में तीसरी महासभा का आयोजन कब किया गया? तो इससे क्या ज्ञान मिलता है हमें इस क्वेश्चन से कि तीसरी सभा जो है बौद्ध सभा की किसके समय पर हुई? अशोक के समय पर हुई। और ये कब हुआ? ये हुआ 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक किस देश में भेजे? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक किस देश में भेजे? वो भेजे श्रीलंका, बर्मा और मिस्र में। आगे चलते हैं। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए अपनी किस पुत्री को भेजा था? तो उसने भेजा था संघमित्रा को। आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेख किस देश से मिलते जुलते हैं? अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस देश से मिलते जुलते हैं? तो वो मिलते हैं ईरान से। आगे चलते हैं। अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 231 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे चलते हैं। मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? तो वो था वस्त्र उद्योग। आगे चलते हैं। मौर्य काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो वो था कृषि। आगे चलते हैं। मौर्य काल में निम्न में से किस देश का साथ व्यापार प्रचलित था? तो मौर्य काल में किस देश के साथ व्यापार प्रचलित था? वो था सीरिया, मिस्र और रोम से। आगे चलते हैं। निम्न में से ललितापाटन नामक नगरों का स्थापना किस शासक ने किया था? ललितापाटन नामक नगरों का स्थापना किस शासक ने किया था? वो किया था अशोक ने। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहदत्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? तो मौर्य वंश का अंत हुआ 185 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? 185। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो ये था चेरी वंश का। आगे चलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। आगे चलते हैं। सिमुक ने कर्ण वंश के शासक का वध करके किस सिंहासन प्राप्त किया? तो सिमुक ने किस कर्ण वंश के शासक को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था? तो वो था सुशर्मा को। सुशर्मा को सिम मारकर सिंहासन पर बैठा था। आगे चलते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल क्या था? गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल क्या था? तो यह 106 से 130 ईसा पूर्व था। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी का शासनकाल क्या था? 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। ठीक है, पूर्व नहीं था, मतलब ईस्वी में था। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी क्यों प्रसिद्ध था? तो ये उनके शकों को पराजित किया था। उन्होंने क्या किया था? शकों को पराजित किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। उन्होंने नाहपाण को कड़ी पराजय दी। ठीक है, तो उन्होंने नाहपाण को कड़ी पराजय दी थी और उसने एक कुशल शासन स्थापित किया था। पांड्यों की राजधानी का नाम क्या है? पांड्यों की राजधानी का नाम क्या है? तो वह है मदुरा। ठीक है, आगे चलते हैं। चोल राज्य किन दो नदियों के मध्य स्थित था? चोल राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किन दो नदियों के मध्य स्थित हुई थी? तो वो हुई थी पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में। आगे चलते हैं। करिकाल किस वंश का विख्यात शासक था? करिकाल किस वंश का विख्यात शासक था? तो वो था चोल वंश का। आगे चलते हैं।
मेनांडर की राजधानी कौन सी थी? मेनांडर की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी हमारी शाकल। आगे चलते हैं। रुद्रदमन किस वंश का शक्तिशाली शासक था? तो वो था शक होगा। ठीक है, शकों का शक्तिशाली शासक था रुद्रदमन। कुषाण किस जाति से संबंधित था? कुषाण किस जाति से संबंधित था? यूची जनजाति से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। कुषाण किस जाति से था? तो यूची जनजाति से, जो चीन में पाए जाते हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? जो कुषाण वंश की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो वो की थी कड़फिसिस प्रथम ने। कड़फिसिस प्रथम ने की थी। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क की साम्राज्य की राजधानी क्या नाम था? कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था? तो वो था पुरुषपुर। आगे चलते हैं। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? वो है हमारे कनिष्क को। दूसरा है कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन सा था? वो था मथुरा। गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्ति किसने बनवाई? गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्ति किसने बनवाई? वो बनाई महात्मा बुद्ध की बनाई। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचलन किसने किया? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचलन किसने किया? वो कराया था कनिष्क ने। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? वो थी संस्कृत। आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 275 ईस्वी में। आगे चलते हैं। गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? गुप्त संवत कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 320 ईस्वी से। चंद्रगुप्त ने चलाया। ठीक है, आगे चलते। समुद्रगुप्त की राजधानी का क्या नाम था? समुद्रगुप्त की जो राजधानी थी वो क्या थे? पाटलिपुत्र। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित की थी? वो की थी उज्जैन को। आगे चलते हैं। कुबेर नाग कौन थी? कुबेर नाग कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के किस शासक को पराजित किया? वो किया रुद्र सिंह तृतीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के किस शासक को पराजित किया? रुद्र सिंह तृतीय को। और शकों को प्राप्त और हराने के बाद इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और खुद एक उपाधि धारण की, जिसका नाम आप कमेंट में बताएंगे। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 415 ईस्वी में। 415। मध्य एशिया का एक कबीला जिसे हम हुण कहते थे, भारत पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? तो उन्होंने 455 ईस्वी में आक्रमण किया। निम्न में से कौन हुणों का प्रसिद्ध नेता था? हुणों का प्रसिद्ध नेता मिहिरकुल। मिहिरकुल था प्रसिद्ध राजा। आगे चलते हैं। भारत में हुणों की राजधानी कौन सी थी? भारत में हुणों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी सियालकोट। गुप्त काल में प्रांत क्या कहलाता था? भुक्ति। आगे चलते हैं। किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? स्कंदगुप्त ने। किसने की थी? स्कंदगुप्त ने। प्रभावित गुप्त कौन थी? प्रभावित गुप्त कौन थी? तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस शासकों ने सर्वप्रथम प्रतिमा एवं नाम के साथ सिक्के जारी किए? मतलब उस सिक्के में प्रतिमा भी थी और उसमें नाम भी था। तो किसने चलाए? वो चलाए थे हिंदू यूनानी शासकों ने। ठीक है, तो ये हमारे लगभग 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 19 थे 16 महाजनपदों से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगे आपको?
हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।